हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम आपको पढ़ाएंगे संधि। तो संधि क्या होता है? संधि कहलाती है, संधि का सामान्य अर्थ मेल या जोड़ होता है या किसी को मिलाना। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, तो क्या बन जाएगा? विद्यालय। तो नियम क्या लगा इसमें? बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। तो विद्या अलग वर्ण है और आलय अलग है, दोनों स्वतंत्र हैं। इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा विद्यालय। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? स्वर का स्वर के साथ जब मेल होता है तो उसे कहते हैं स्वर संधि। अर्थात जैसे यहाँ पे बड़ा आ है, बड़ा आ, तो दोनों स्वर स्वर है तो दोनों के मेल से स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि कि यहाँ पे व्यंजन हो, प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर क्या हो? प्रथम पद का अंतिम अक्षर हो व्यंजन, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, चाहे व्यंजन हो या व्यंजन हो अथवा स्वर हो, तो वो वहाँ बन जाती है व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो अथवा व्यंजन हो अथवा विसर्ग हो, तो वहाँ पे बन जाएगी विसर्ग संधि। अब आई तुम्हारी स्वर संधि। तो स्वर संधि का जब स्वर का स्वर के साथ मेल होता है तो उसे कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि होती हैं 5 प्रकार की: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयाद स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, तो अब जी क्या है तुम्हारे कोर्स में? कौन सी है? दीर्घ संधि है और गुण संधि है। ये सिर्फ 2 संधियाँ हैं कोर्स में, तो आपको पढ़नी है सिर्फ 2 संधियाँ, दीर्घ संधि और गुण संधि। यदि आपसे पूछा जाता है कि संधि क्या प्रकार की होती है, तो आप बता दोगे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये है बेसिक जानकारी। अब हम पढ़ेंगे सिर्फ दीर्घ संधि और गुण संधि। तो दीर्घ संधि क्या कहलाती है? देखो कि दीर्घ संधि सूत्र क्या? अकः सवर्णे दीर्घः, कि यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री और ली हो तथा उत्तर पद का यानी दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या हो? वर्ण भी यही स्वर हो, तो क्रमशः बड़ा आ, आ का आ, ई का बड़ी ई, ऊ का बड़ा ऊ, री का री और ली का ली हो जाता है। जैसे उदाहरण, देव प्लस आलय बराबर देवालय, तो छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ बन गया। ठीक है, फिर स प्लस अक्षरः साक्षरः, अ प्लस अ बराबर आ बड़ा आ गया। विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। कवि प्लस इंद्रः, तो इसका नियम क्या बना? कवींद्रः। कवि छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। गिर प्लस ईशः गिरीशः, तो गिर छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी। भानु प्लस उदय, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, भानुदय। ठीक है, वधु प्लस उर्मे है, तो वधूर में है कि बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो ये हो गया आपका दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि आपके कोर्स में दीर्घ का हो गया। अब है आपका गुण संधि। तो गुण संधि सूत्र है आद गुणः, यदि पूर्व पद के अंत में यानी कि पूर्व यानी कि प्रथम पद के अंत में छोटा अथवा बड़ा आए तथा उत्तर पद में दूसरे पद के प्रारंभ में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री एवं ली आए, तो दोनों मिलकर क्या बन जाए? ई का बनेगा ए, ऊ का बनेगा ओ, री का बनेगा अर, ली का बनेगा अल हो जाता है। जैसे तथा प्लस इति बराबर तथेति, तथा बड़ा प्लस छोटी बराबर ए, तो बनेगा तथेति, ए की मात्रा लग गई। फिर है जैसे जी ए है तो इसकी जगह इस्तेमाल होगा ए की मात्रा। ठीक है, जी ओ है तो इसकी जगह इस्तेमाल होगी ओ की मात्रा। ठीक, रमा प्लस ईशः रमेशः, तो बड़ा आ प्लस बड़ी ई, बड़ा आ प्लस बड़ी ई बराबर ए, तो ए की मात्रा लगी है। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, ऊ सूर्य, अ छोटा आ प्लस छोटा ऊ बराबर बन गया ऊ का क्या बनेगा? ओ, तो जी ओवर इस साइड तो छोटा और बड़ा ही होंगे, इधर आएगा छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ली, इधर से परिवर्तन हो जाएगा। ऊ होगा तो हो जाएगा ओ, ई होगा तो हो जाएगा ए, चाहे छोटी हो अथवा बड़ी हो। तो सूर्योदय ओ की मात्रा लग गई, अ प्लस ऊ बराबर ओ। ऐसे महा प्लस ऋषय महर्षि, तो जी क्या? बड़ा आ प्लस री है तो री का जीव लगेगा, अर बन जाता है, हलंत लगा है आधा रहा, तो अ इसके अंदर आ गया। ठीक है, और ये छोटी की
रेप चढ़ गया इस पर, तो बन गया महर्षि। ठीक, तो ये हैं आपकी 2 संधियाँ कोर्स में। इन संधियों को ध्यान से पढ़ना और समझना तथा इन्हें लिख लेना। ये हैं तुम्हारी कोर्स में आने वाली 2 संधियाँ। कौन सी? दीर्घ संधि और गुण संधि। ठीक है, अब है आपका संधि के बाद है आपके समास पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी आप ये संधियों को इनको समझो। अब अपन पढ़ेंगे समास। तो समास किसे कहते हैं? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, यानी कि शॉर्टकट। जब 2 अथवा 2 से अधिक पदों के बीच की विभक्ति अथवा योजक पदों को हटाकर एक संचित पद बनाया जाता है तो उस संचित पद को ही हम समास कहते हैं। जैसे हम कहते हैं रसोई घर बड़ा है, इसे संक्षेप में कहेंगे रसोई घर। ठीक है, तो जो होगा तुम्हारा समास। और समस्त पद, समास के नियम के मिले हुए शब्द समूह को समस्त पद कहते हैं। यानी कि जैसे रसोई घर, तो ये कहलाएगा समस्त पद। और रसोई के लिए घर, तो ये कहलाएगा आपका समास विग्रह। उदाहरण के लिए राजपुरुष समस्त पद है, और विग्रह समस्त पद में मिले हुए शब्दों को समास होने से पहले वाली मूल स्थिति में कर देने को ही विग्रह कहते हैं। कि जैसे राजपुरुष का विग्रह होगा राज्य पुरुषः, राज्य का पुरुष। और समास के प्रकार, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान से समझना है ना। समास निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं: द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। और लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ कौन से समास है? अव्ययीभाव समास है हमारे कोर्स में, और है तत्पुरुष समास। सिर्फ 2 समास हमारे कोर्स में, तो इन 2 समासों को हम पढ़ेंगे। ये होगी आगे बेसिक जानकारी समास की। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप। अब पढ़ो अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व मीन्स पहले का पद प्रधान हो, उसे व्याकरण में अव्यय कहते हैं, और वह किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव समास का क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। जैसे यथाशक्ति, तो यानी कि शक्ति के, देखो जे होगा इसका समस्त पद, और इसके विग्रह क्या हो गया कि शक्ति के अनुसार, ये दिया हुआ शक्ति के अनुसार, तो जी क्या होगा? इसका विग्रह हो गया। तो यथा शब्द एक ऐसा है, इसे किसी के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इसलिए ये अव्यय कहलाता है। तो इसका प्रथम पद प्रधान होगा यथा शक्ति, यथा अनुसार, यथा स्थिति। तो इसे यानी कि अपने एक उपसर्ग भी समझ सकते हैं कि आगे उपसर्ग लगाए, ये चीज़ बदल सकती है, ये नहीं बदलेगी, तो इसलिए ये कौन सा समास हो गया? अव्ययीभाव समास। कि आजन्म के जन्म पर्यंत, जो उदाहरण आपकी किताब में दिए उन्हें ढंग से अच्छे से देख लेना। फिर दिया तुम्हारा दूसरा समास है तत्पुरुष समास। कि इस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है। यानी उस अव्ययीभाव समास में क्या था? पहला पद प्रधान था, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, और पहला पद शब्द गौण होता है। गौण में छिपा हुआ रहता है। पहले शब्द के कारक चिन्ह का लोप करके दोनों शब्दों को मिला दिया जाता है। लोप मीन्स छिपा देते हैं, उसे हटा देते हैं। जैसे राजमहल, राजा का महल, तो का शब्द का कारक का लोप हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि समस्त पद क्या है? राजमहल, और विग्रह किया तो क्या हो गया? राजा का महल। तो का जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो जाता है, यानी कि वो छिप जाता है। ये फिर शब्द राजमहल शब्द है, इसमें महल शब्द प्रधान है, इसका विस्तृत रूप है राजा का महल। यहाँ पहले शब्द के साथ लगे कारक चिन्ह क को हटाकर दोनों शब्दों को मिला दिया गया है, अतः यहाँ पर तत्पुरुष समास है। इसका आपको विग्रह के समस्त पद का विग्रह का समास का नाम लिखिए, और जैसे संधि में निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद का संधि का नाम लिखिए, या इस संधि में इसका विग्रह यह है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा तत्पुरुष समास। अब ये तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कारक 8 होते हैं, तो कर्ता कारक इसका भेद नहीं है, और सबसे लास्ट वाला यह संबोधन कारक के इसका भेद नहीं है। तो इसका पहला भेद कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष। तो इसमें कर्म कारक के चिन्ह को का लोप होता है। करता है नहीं, तो कर्म का चिन्ह क्या है? को का लोप होता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ये दिया हुआ है। देश भक्त, देश को गया, देशागत, देश को गया हुआ, तो ये हुआ तुम्हारा कर्मधारय। कर्ण तत्पुरुष, इसमें कर्ण कारक के चिन्ह से और के द्वारा का लोप होता है। कि से दिया हुआ और के द्वारा, कि ये कर्ण
कर्ण कारक का चिन्ह है तो इसका लोप यानी कि ये चिन्ह छिपे हुए रहेंगे। जैसे सूरकृत, सूर के द्वारा कृत यानी कि लिखा हुआ। मदांध, मद से अंधा, से का लोप है। स्वर्णांकित, स्वर्ण से अंकित, से का लोप है। शीर्षासन, शीर्ष के द्वारा आसन। तीसरा आपका इसका भेद है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक के चिन्ह के लिए का लोप होता है यानी कि ये चित्त छिपा रहता है। जैसे नाट्यशाला, नाटक के लिए शाला। बल पशु, बलि के लिए पशु। विश्राम गृह, विश्राम के लिए घर। रसोई घर, रसोई के लिए घर। अब ये है तुम्हारा चौथा अपादान तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक के चिन्ह से का लोप रहता है। जैसे जन्मांध, जन्म से अंधा, से का लोप है। और जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त, से का लोप है। जाति च्युत, जाति से च्युत। अब यहाँ का पाँचवा संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक के चिन्ह का, की, के का लोप रहता है। के ये तीन है, का, की, के। जैसे देवपुत्र, देवता का पुत्र। राजपुत्र, राजा का पुत्र। विचाराधीन, विचार के अधीन। सूर्योदय, सूर्य का उदय। सब में का, की, के का लोप है। ठीक है, तो जो हो गया तुम्हारा संबंध तत्पुरुष। अब आखिरी आपका अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक के चिन्ह में पर का लोप होता है। काय का, में और पर का। कि जैसे नगरवास, नगर में वास, माँ का में का लोप है। देश प्रवेश, देश में प्रवेश, तो इसमें में का लोप है। विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण। आप बीती, आप पर, अपने पर बीती, पर का लोप हुआ। तो ये हो गया तुम्हारे समास। समास क्या है तुम्हारे कोर्स में? सिर्फ और सिर्फ दो हैं, अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास। बस इन्हीं को पढ़ना है। इनके प्रश्न बनते हैं कि कोई भी तुम्हारा समस्त पद जैसे लगा उसमें राजपुत्र में विग्रह का समास का नाम लिखिए, या राजा का पुत्र का समस्त पद क्या होगा, तो आप लिख दोगे राजपुत्र। तो इस तरह से इसके प्रश्न बनते हैं। तो ये तुम्हारे सब ऑप्शनल आएगा, तो हम तुम्हें टेस्ट में क्लियर कर देंगे किस तरह से आएगा। कल ये पढ़ना, फिर परसों तुम्हारा एक टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। और वर्क भेज देंगे तो वर्क कॉपी में कर लेना। किताब की चिंता नहीं करो, जो वर्क हम भेज रहे हैं उसे कॉपी में करते जाओ, वही पढ़ते जाओ। ठीक है, किताब में है नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।